फाइनेंस बिल 2025-26 जून में पेश हुआ। उसमें एफबीआर ने 2 अमेंडमेंट्स की सेक्शन 21 में। एक क्लास क्यू इंट्रोड्यूस करवाई और दूसरी क्लास एस इंट्रोड्यूस करवाई। इसके ऊपर सोशल मीडिया में तबाहकुन किस्म के मामलात उठे। किसी ने कहा जनाब बैंक जैसे ही आप जमा करवाएंगे 2 लाख रुपए उस पे 49.5% टैक्स डिडक्ट कर लेगा। कोई कहता है 29% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, कोई 20.5 के ऊपर चला गया, कोई 29.5 पे आ गया। मुख्तलिफ रूमर्स आप कह लें कि मूव हुए सोशल मीडिया के ऊपर। मसला ये है कि समझने की चीज़ है कि सेक्शन 21 में अमेंडमेंट्स आई, तो पहले तो ये देख लेना बंदा कि सेक्शन 21 है किस चीज़ का। ये टैक्सेस को तो डील ही नहीं करता, इसके मुताबिक टैक्स थोड़ी लगने। और ना ही कोई बैंक इस तरह की कोई मामला तो उठा सकता है कि बैंक के अंदर कोई पैसा जमा करवाए और 50% पैसे टैक्स की मद में कट जाए। ऐसा बैंक को कोई अलाउ नहीं करता, ना ये विदहोल्डिंग का सेक्शन है, ना ये टैक्सेस का है। टैक्स हमेशा प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है या उस इनकम पे लगता है जो बिल्कुल नेट ऑफ होकर आपके पास आ रही होती है। वो सैलरी की मद में भी हो सकती है, वो रेंटल इनकम भी हो सकती है और वो आपका प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं जो कारोबारी हजरात हैं। टैक्स हमेशा उस अमाउंट पे लगता है, किसी आप कह लें कैश डिपॉजिट के ऊपर या किसी और मामला के ऊपर टैक्स इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं होते। तो इससे मामले को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन जो है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 21 ये किस चीज को डील करता है। ये अगर आप देखें तो सेक्शन 21 के ऊपर जो इसकी हेडिंग दी हुई है वो लिखी हुई है डिडक्शंस नॉट अलाउड, यानी कुछ ऐसे डिडक्शन है। डिडक्शन का मतलब है कि आप कह लें कि अखराजात जो आपने माइनस करने होते हैं, कुछ ऐसे अखराजात हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको इजाजत नहीं देता आपकी सेल में से माइनस करने के लिए। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपकी जो टोटल सेल होती है या जिसे सादा लफ्ज में टर्नओवर भी कहा जाता है, सेल एक ऐसी फिगर होती है जो इनकम आपके पास आ रही होती है, वो बेसिकली आपकी फाइनल इनकम नहीं होती। उसमें से जो सेल करने के लिए जो अखराजात होते हैं वो हम उसमें से माइनस कर डिडक्शंस कर देते हैं, उनकी डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो होती है प्रॉफिट, जिसके ऊपर हम टैक्स की फिगर वो रेट लगा रहे होते हैं। अब डिडक्शन जो हैं जो अखराजात हैं, अगर कुछ ऐसे अखराजात जिसके ऊपर एफबीआई ने उसकी कुछ खास हदायतनामा जारी किया हुआ कि आपने इस तरह से करने, वो अगर उस तरह से ना किए जाए तो एफबीआई कहता है ये अखराजात आपको हम सेल में से माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। फर्ज करें आपकी सेल है 1 लाख रुपए की और आपके उसको सेल करने के लिए जो अखराजात आए वो है 80,000 रुपए, तो आपका प्रॉफिट तो 20,000 रुपए बनता है फाइनल। तो एफबीआई ये कहता है अगर आपने वो 80,000 का जो आपने 80,000 में सब कहने के 40,000 के खर्चे ऐसे थे जो एफबीआई की पॉलिसी के मुताबिक नहीं थे, तो एफबीआई कहता है कि 40,000 खर्चे आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है। इट मीन अब आपका 1 लाख का आपकी सेल हुई, उसमें जो अखराजात आप माइनस करेंगे वो 80 पहले थे, अब 40 तो अलाउ नहीं हुए, डिडक्शन नॉट अलाउड में चले गए और 40 आप माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो गया 60,000। तो 1 लाख में से 40,000 माइनस हुआ, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। ये सेक्शन इस तरह से डील करता है 21 का। इसी सेक्शन के अंदर ही 2 क्लॉजेज नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसमें जो पहली क्लॉज है वो है क्यू के नाम से इंट्रोड्यूस हुई और दूसरी क्लॉज में आई एस के नाम से। क्यू ये कहती है कि 10% जो आपका अखराजात होंगे वो आपको इजाजत नहीं होगी उस मद में अगर आप वो परचेज आप किसी ऐसे बंदे से करें जिसका नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है। यानी अब नेशनल टैक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बंदा है जो एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है। यहाँ पे आप वर्ड नोट करें, फाइलर या नॉन फाइलर या एलिजिबल नॉन एलिजिबल का वर्ड यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट उसने कहा है यानी ऐसा बंदा जो कि नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं रखता, यानी एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर उस बंदे से आपने परचेज कर ली तो उस परचेज का जो खर्चा होगा यानी जो भी खर्चा आपने किया उसके साथ उसका 10% जो होगा वो आपको अलाउ नहीं होगा। यानी खर्चा अगर आपने 1 लाख का किया तो 10,000 रुपए आप माइनस नहीं कर सकते, 90,000 रुपए माइनस करने की इजाजत आपको मिलेगी। ये क्यू क्लॉज कहती है। इसको मैं आगे भी एक एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। अभी एक सिंपल एक इसको देख लेते हैं कहता क्या है। एस क्लॉज क्या कहती है? एस क्लॉज ये कहती है कि 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम। अब वो ये कहती है कि अगर आपने कोई सेल की और उसकी जो सेल की रिसीविंग है यानी सेल की आपने की तो जाहिर बात है आपने कोई चीज बेची तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे ही आने, वो जो पैसे हैं वो आप कैश में उससे बंदे से ले लेते हैं और उसके ऊपर कंडीशन लगाइए अगर ये 2 लाख का सेल करने के ऊपर जितने भी अखराजात आए उनका 50% आपको अलाउ नहीं होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपने सेल कर दी है, वो सेल की जो रेशो है वो 2 लाख से ऊपर थी और आपने उसको कैश में ले लिया, उस बंदे से क्रॉस चेक नहीं लिया या डिजिटल मीन के जरिए नहीं लिया। अब डिजिटल मीन कौन से हो सकते हैं? इसमें आपके बैंक अकाउंट्स भी आ गए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस भी हो गई, इसमें आपके जायज कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है, इजी पैसा भी इन्वॉल्व है। इनके अलावा अगर आपने सिर्फ कैश पकड़ लिया तो उस सूरत में क्या होगा, उस सेल के लिए जितना आपने खर्चा किया उसका 50% आपको अलाउ नहीं होगा। यानी फर्स्ट करें सेल आपने की 10 लाख की और खर्चा आपने उसके लिए किया 8 लाख का, तो 8 लाख से का मतलब ये हुआ कि 4 लाख आपको अलाउ नहीं होगा, सिर्फ 4 लाख आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। इट मीन का आपका जो प्रॉफिट होगा वो 6 लाख पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वैसे उसका बनता है 2 लाख रुपए, 10 में से 8 निकलेगा। तो अब अगर आप ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपका 10 में से 4 माइनस होगा, 6 लाख आपका प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इसको भी मैं आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझाने की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 क्लॉजेज हैं, एक 10% वाला मामला है और एक 50% वाला मामला है। अब ये बात आगे की ये लगेगा किन पे, क्योंकि इन दोनों क्लॉजेज में वर्ड आ रहा है बिजनेस का। तो बिजनेस के हिसाब से क्या होगा, बिजनेस के अंदर हमारे कौन कौन सी लोग इन्वॉल्व हो
सकते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। जो सर्विस दे रहा है वो भी तो सेल ही कर रहा है, अपनी आप कह रहे हैं कि एबिलिटीज को सेल कर रहा है। और उसके अलावा आप कह रहे हैं रेंटल इनकम, जो वो रेंट का कारोबार करते हैं उनके लिए रेंटल इनकम भी हो सकता है। इन सब के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एफबीआर ने अभी सिर्फ क्लॉज ऐड की है, इसमें कुछ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन कौन से कारोबार आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। जब ये चीज वजाहत उसकी मौजूद नहीं है तो इट मीन ये सारे के सारों पे अप्लाई होगा। टोटल सेल पे जो जो लोग सेल परचेज का काम कर रहे हैं उन सब पे ये लगेगा। और नॉर्मल ये 6 तरह के लोग ही होते हैं जो आपके सामने मैंने दे दिए हैं, इन्हीं पे ये अप्लाई होगा। अब इसमें से आ जाए 2 लोग इसमें से इस्तिस्ना हासिल करेंगे, वो कौन होंगे? वो उसमें एक सैलरी इनकम होगी, क्योंकि सैलरी सेल परचेज में नहीं आती, ये साइड पे हो जाएगी। दूसरा वो बेचारे जो पेंशनर्स हैं हमारे, वो पेंशन को पैसा किसी ने नेशनल सेविंग में डाला हुआ है, किसी ने बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला हुआ है, कहीं पे भी ऐड है, जो भी प्रॉफिट उसके ऊपर आ रहा है तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये 2 लोग निकल जाएंगे, बकाया जो 6 लोग हैं वो नॉर्मली इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। अब इसकी कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से इसको सीख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मिसाल के तौर पर अब मैंने इसके ऊपर 3 कॉलम आपके सामने आ रहे हैं। एक नॉर्मल आ रहा है जिसमें हमने अमाउंट का कॉलम आ रहा है, दूसरा वो क्लॉज क्यू जो 10% वाला आ रहा है, तीसरी क्लॉज एस जो 50% वाले आ रहे हैं। अब एक बंदा जो है वो सेल कर रहा है 55 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर उसने फर्स्ट करें 42 लाख के किए तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 13 लाख का हो जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस में मैंने एक जनरल वर्ड लिख दिया, इसमें सारे खर्चे शामिल हो गए, अदर एक्सपेंसेस भी हो गए, यूटिलिटी बिल्स वगैरह एवरीथिंग, तो 5 लाख के हो गए। रिपेयर को जरा मैंने सेपरेट रखा आपको समझाने के लिए, ये 2 लाख है, तो उसका नॉर्मल जो प्रॉफिट होगा 6 लाख रुपए बनता है। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल केस की या एओपी की, एसोसिएटेड पर्सन की, तो उनको 6 लाख जो है अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट है, यानी अगर वो एफबीआर के तमाम कवानीन को फॉलो करे तो 6 लाख के ऊपर उसने कोई टैक्स नहीं देना। अब आ जाए अगले कॉलम में 10% वाला। अब उसमें भी कह रहा है कि अगर कोई ऐसा खर्चा, अब इंडिविजुअल खर्चे की बात कर रहा है, अगर कोई ऐसा खर्चा वो आपने किसी ऐसे पर्सन से कर लिया जिसका नेशनल टैक्स नंबर नहीं है तो उस सूरत में क्या होगा। अब उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट करें उसने रिपेयर एक्सपेंडिचर जो था वो किसी ऐसे बंदे से रिपेयर वगैरह करवा ली जिसका नेशनल टैक्स नंबर नहीं था, और वो रिपेयर की बाद में उसने 2 लाख रुपए कंज्यूम किया, तो एफबीआर ये कहता है कि 2 लाख क्योंकि उसका एंट्री नंबर नहीं था तो 10% क्या होगा, उसका एड बैक होगा, यानी वो 10% अलाउ नहीं करेगा। इसमें मतलब ये कि 20,000 रुपए वो अलाउ नहीं कर रहा है एफबीआर, वो जब 20,000 नहीं करेगा तो उसका मतलब 2 लाख की जगह 1,80,000 अलाउ कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, 6,20,000 हो जाएगा। 20,000 से उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये सिर्फ कहानी है क्यू की। अब एस में खतरनाक कहानी है। एस की खतरनाक कहानी क्या कहती है? एक्स की खतरनाक कहानी ये कहती है अगर आपने कोई ऐसी सेल कर दी जिसको इनवाइस आपने 2 लाख से ऊपर की दे दी और उसमें कैश आपने ले लिया, तो उससे रेलिवेंट जो खर्चे होंगे वो क्या होंगे, 50% आपको अलाउ नहीं होंगे। फर्स्ट करें 55 लाख आपने सेल की और ये सारा का सारा आपने कैश में ले लिया, तो एफबीआर ये कहता है कि टोटल खर्चों का 50% आपको अलाउ नहीं होगा। इस बिन के कॉस्ट ऑफ सेल में जितने खर्चे है, एडमिन में जो खर्चे और रिपेयर वाले खर्चे, इन सब का 50% आपका खत्म हो जाएगा और 50% आपको इजाजत होगी इसको ऐड करने की। तो इट मीन का आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 30,50,000। अब इसको स्लैब लगेगा 30,50,000 वाला। ये सबसे बड़ी खतरनाक कहानी है। अब इसमें होगा क्या, एफबीआर ये कहना चाह रहा है कि 2 लाख की इनवाइस वो किसी एक ट्रांजैक्शन की भी हो सकती है, एक से ज्यादा की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, हम मिसाल ले लेते हैं। एक बंदा आपसे पास आता है, वो 100 बोरियां आपसे बुक करवा लेता है। 100 बोरियां क्योंकि 1500 की एक बोरी है, उस हिसाब से तकरीबन कोई ये 1.5 लाख रुपए की बन जाता है बिल एक एंट्री का। दोबारा वो आता है आपसे 20 बोरियां ले जाता है, 30,000 का बिल फिर बन गया। फिर वो आके 20 बोरियां ले जाता है, फिर 30,000 का बिल बन गया। आप उसको इनवाइस एक इशू कर देते हैं 2,10,000 की। अब वो उससे ले लेते हैं कैश। अब ये इनवाइस 2,10,000 की कंबाइन होगी। एफबीआर कहता है कि अगर कोई इनवाइस उसमें चाहे एक ट्रांजैक्शन हो या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन, उनका टोटल सम अगर 2 लाख को क्रॉस कर रहा है तो ये रूल अप्लाई होगा। अब इसमें बचने का तरीका क्या होगा? अब बचने का तरीका सिंपल सा है। अगर कोई बंदा आपसे 100 की बोरियां बुक करवा रहा है तो उसको 100 की एक इनवाइस इशू करके जान छुड़ाएं, अगले 30 की इनवाइस अलहदा कर दें, फिर 30 की अलहदा कर दें, इनवाइसों को तोड़ लें, यानी कोई भी इनवाइस आपकी लमसम होकर 2 को क्रॉस ना करे तो ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। अब ये चेक कब होगा? आखिरी क्वेश्चन जो इसमें आता है, ये चेक फॉर द टाइम बीइंग नहीं होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा आपने एक ट्रांजैक्शन अभी की तो फौरन चेक हो जाएगा। आप इसको पूरे साल ट्रांजैक्शन करते जाएंगे और फिर साल के बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी है। वो टैक्स रिटर्न जमा हो गई, कोई इशू नहीं है। कभी कभार किसकी किस्मत में हुआ ऑडिट ओपन हो गया या 122 का नोटिस आ गया, जब एफबीआर ऑडिट्स का ओपन करेगा चेक एंड बैलेंस के तौर पर, तो ऑडिट के अंदर वो आपसे सारी इनवाइसों का प्रूफ मांगता है। अपनी इनवाइस लाएं, बैंक स्टेटमेंट लेके आए, फिर वो चेक करेगा कि जनाब आप बताएं कौन कौन सी इनवाइसें आपकी 2 से ऊपर थी, इसकी हमें ट्रांजैक्शन दिखाएं कि जो आपके बैंक अकाउंट में आई कि नहीं आई, उनको चेक करेगा। वो ट्रांजैक्शन है अगर वो पकड़ी गई और बैंक में ना आई तो फिर ये टैक्स डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी और फिर टैक्स आपको
आपको ज्यादा लगेगा। ये उस सूरत में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इनवाइसें भी सारी संभाल के रखनी है और इनवाइसों के ऊपर नोट भी करके रखना है। हो सकता है आपका ऑडिट 5 साल के बाद हो सकता है आपका ऑडिट 4 साल के बाद हो, उसी साल ना हो। तो 4 साल के बाद तो आप भी भूल जाएंगे बैंक में क्या आया था क्या नहीं आया था। तो जो ट्रांजेक्शन आपकी इनवाइस 2 लाख से ऊपर वाली बन रही है, उसकी जो एंट्री आपके बैंक अकाउंट में डाल रही है, वहां मेंशन कर दें कि इस डेट को फलां बंदे की इनवाइस की एंट्री यहाँ पे आई है, ताकि आपको 4 साल के बाद भी याद रहे कि ये हुआ था हमारे साथ। आपका जो कंसल्टेंट होगा उसको भी तो ब्रीफिंग आपने देनी है। तो आप बताएं उसे, सर ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, ये एंट्रियां इस इनवाइस के हिसाब से आई हुई हैं जो 2 लाख प्लस की हैं। जो 2 लाख से कम की है उसकी खैर में उसको पता रूल अप्लाई नहीं होता। तो या तो अपनी आप इनवाइसें तोड़ लें, 2 से ऊपर ना जाने दें, ताकि ये कंडीशन आप पे लगे ही ना, कोई इशू नहीं है। या अगर इनवाइस आप नहीं तोड़ सकते, जैसे आप कह लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनकी कोई एक एसी वगैरह 2 लाख प्लस का है, तो एक एसी गया तो इनवाइस ऑटोमेटिकली 2 लाख प्लस में चली गई, तो उसके ऊपर हमेशा वो क्रॉस चेक ही लेगा या ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करवाएगा और साथ वो नोट करेगा कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ से हुई। हाँ, जो छोटी छोटी होम अप्लायंसेज हैं, छोटे मोटे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशियां वो छोटी हैं तादाद में, आप कह लें वैल्यू में, तो उसको आप जाने दें, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से इसको लेके चलना पड़ेगा। वो जो कहानियां इन्होंने डाली हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बैंक से इतना वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई रूल ही नहीं। आप सेक्शन बस देख लें, सेक्शन 21 डील कर रहा है डिडक्शंस को, तो डिडक्शन का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी कहानी फिट ही नहीं होती। हाँ, इस पे थोड़ी अमेंडमेंट्स अभी आएंगी, एफबीआई ने अभी जनरल एक रूल दिए हैं, तो इसके ऊपर सब काफी कुछ अभी आने वाला, एक्सप्लेनेशन आएंगी, वजाहतें आएंगी कि किस पे अप्लाई होना है, किस पे नहीं होना, कब होना है, कैसे होना है, वो सारा प्रोसेस अभी आएगा। अभी जनरल है, अभी फिलहाल सब पे अप्लाई है। तो आपको उसको बचने का टाइमली जो इसका वो तरीकेकार वो यही है, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है रूल। तो इसमें तरीकेकार यही होगा कि आप अपनी इनवाइसेस वगैरह को कम से कम लेवल पे रखें, 2 से क्रॉस ना होने। जो होगी उसको ट्रांजैक्शन को अपनी बैंकिंग में डलवाएं और उस पर लेड पेंसिल या किसी आप कह लें कि नोट पैड के ऊपर वहां पे नोट डाल दें कि इस डेट को ये इस बैंक में ये एंट्री पड़ी हुई है, ताकि अगर आपका ऑडिट जितने भी सालों के बाद होता है, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल, आपको याद रहे कि ये इस तरह से हुआ था, तो उस पर टैक्सेस से बचा जा सके, एड बैक चीजें ना हो। थैंक यू सो मच।